कश्मीर में इन टारगेट किलिंग्स का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत सरकार कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने का प्रयास कर रही है। इसका क्या मतलब होता है? डेमोग्राफी का मतलब यह है कि कश्मीर में कितनी आबादी रहती है, यहां किस धर्म के लोग रहते हैं, यहां की सरकारी नौकरियों में किस धर्म के लोगों का कितना प्रभाव है और यहां के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। इसे भारत सरकार बदलना चाहती है, जो कि बिल्कुल सही कदम है। जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था, तब तक वहां देश के दूसरे राज्यों के नागरिक जमीन तक नहीं खरीद सकते थे, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं दे सकते थे, दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं था, और अगर कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी दूसरे राज्य के नागरिक से शादी कर लेती थी तो परिवार की संपत्ति में उसका अधिकार समाप्त हो जाता था। इससे कश्मीर की डेमोग्राफी एक खास धर्म के आसपास सीमित रह गई। लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह व्यवस्था बदलनी शुरू हो गई थी और इसी से आतंकवादी परेशान है। वो चाहते हैं कि कश्मीर पूरे भारत से अलग कटा हुआ रहे, भारत के लोगों की वहां पर एंट्री ना हो, भारत का कोई नागरिक वहां पर घर बनाकर रह ना सके, वहां नौकरी ना कर सके और वहां पर सिर्फ एक खास धर्म के लोग ही वहां पर रहते रहें। ये चाहते हैं। अब भारत के किसी भी राज्य का नागरिक कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, अपना घर बना सकता है, नौकरी करने के लिए जा सकता है, और यही बात इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को अच्छी नहीं लग रही। कुलगाम में आज जो घटना हुई उसकी जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के एक आतंकवादी संगठन ने ली है और उसने कहा है कि अगर कश्मीर की डेमोग्राफी को बदला गया तो इसका अंजाम खतरनाक होगा। इस आतंकवादी संगठन ने जो चिट्ठी आज एक जारी की है वो आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और मैं ये कहूंगा कि ये सबसे बड़े कायर हैं। पहली बात तो ये है जो इन्होंने ऐसा काम किया है, ये सबसे बड़े कायर हैं। और इन्होंने क्या लिखा है देखिए, ये लिखते हैं, खुद कह रहे हैं कि हमारे काडर ने वी कैरिड आउट एन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इन कुलगाम इन विच अ लोकल नॉन लोकल बैंक मैनेजर विजय कुमार होल्डिंग ए डोमिसाइल was eliminated. Anyone involved in the demographic change of Kashmir will meet the same fate. यानी कह रहे हैं कि अगर कोई भी कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। और it's an eye opener for all those non-locals who are living in fool's paradise that the Modi-led government will settle them here. It's nothing but just an illusion for them and they should now understand the reality that it will cost them their lives. तो कह रहे हैं ये कि जो भी लोग बाहर से आए हैं कश्मीर के, यहां नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, उन्हें हम बता दें कि अगर वो यहां पर रुके तो उनकी जिंदगी ले ली जाएगी, उन्हें मार दिया जाएगा। और फिर आखिर जो सेंटेंस है देखिए वो ये है कि थिंक इट्स नॉट टू लेट अदरवाइज नेक्स्ट टर्न विल बी योर्स। यानी अगर आपने जल्दी फैसला नहीं किया तो अगली बारी आपकी है मारे जाने की। अब आप सोचिए, भारत इतना बड़ा देश है, ये एक लोकतांत्रिक देश है, ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इस देश का अपना एक संविधान है और ऐसे देश में किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो ऐसी चिट्ठी लिख भी सके? आप सोचिए। और इस चिट्ठी की ना तो कहीं आलोचना हो रही है, हमारे देश में जो लोकतंत्र के चैंपियंस हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार हैं, वो इस चिट्ठी से बिल्कुल मुंह मोड़कर खड़े हुए हैं। वो इस चिट्ठी के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहते, इन आतंकवादियों के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ अपने ही देश की सरकार को दोष देना चाहते हैं। इन हत्याओं के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में पुलिस तंत्र यानी जो पुलिसिंग है वो बहुत कमजोर है। असल में जम्मू कश्मीर में पुलिस को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन पिछले कई दशकों से वहां की पुलिस व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं हुआ है और सब कुछ वहां पर ज्यादातर सेना पर छोड़ दिया गया है। हम ये नहीं कह रहे कि जम्मू कश्मीर पुलिस इनकॉम्पिटेंट है, पहले ही स्पष्ट कर दें। हम ये नहीं कह रहे कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, जो अफसर हैं, वो काबिल नहीं है, वो बहादुर नहीं है। वो बहुत बहादुर हैं, वो बहुत काबिल है, लेकिन उन्हें और ज्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता है। आज जिस तरह के हालात कश्मीर में हैं, वैसे ही हालात एक जमाने में पंजाब में हुआ करते थे। उस समय पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, वहां का पुलिस तंत्र इससे लड़ने में बहुत कमजोर साबित हो रहा था, लेकिन बाद में पुलिस तंत्र में सुधार किए गए, पुलिसिंग को मजबूत किया गया और फिर वहां से आतंकवाद खत्म हुआ और पुलिस ने अपनी रणनीति बदली, जिसकी वजह से पंजाब आतंकवाद के उस दौर से बाहर निकल आया। और इसी तरह आप देखेंगे मुंबई में भी एक जमाने में गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड का आतंक हुआ करता था, जिससे लड़ने के लिए तब वहां पर पुलिस तंत्र को मजबूत किया गया
और इस तरह की पुलिस यूनिट्स का गठन हुआ जिनका मकसद ही गैंग वॉर्स को रोकना था या इनकाउंटर करना था। और जम्मू कश्मीर पुलिस में भी आज वैसे ही बदलाव करने की आवश्यकता है, उन्हें और ज्यादा ताकतवर बनाने की आवश्यकता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत के ही एक राज्य में हिंदुओं को खुलेआम मारा जा रहा है और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के तमाम ठेकेदार इन हत्याओं के लिए आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे, बल्कि मोदी सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार पर आती है। मोदी सरकार हिस्ट्री से लेसन नहीं दे रही है। जो गलती 1989 में हमने की थी वो गलती वही उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 1989 में भी ऐसा ही हुआ था कि पॉलिटिकल आउटलेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। पॉलिटिशियंस को, वैली के पॉलिटिशियंस को बोलने की इजाजत नहीं थी। आप सिर्फ पिक्चर बनाने में प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का हमला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो, खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको। और ये हो गया कि रात में आपको जहां पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं वहां पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की वही गलती मोदी सरकार कर रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.